चंदौसी जिला कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा है। आज जुमे की नमाज के लिए खास तैयारी की गई है। संभल में भारी पुलिस बल की तैनाती भी है। ड्रोन और सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है और मस्जिद के अंदर बाहरी की एंट्री पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो यह है प्रशासनिक तैयारी आज की जो सुनवाई है उसको देखते हुए। तो संभल हिंसा जिया और 3 अलग अदालतों में आज इस मामले से जुड़ी याचिकाओं में सुनवाई होनी है। सबसे पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट में है तो सर्वे के आदेश पर रोक की मांग लगवाली एक याचिका है जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और जामा मस्जिद कमेटी ने यह याचिका दायर की है जिस पर सुनवाई होनी है। याचिका में बताया गया है कि असाधारण मामला है। अब दूसरा इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें जहां पर आज सुनवाई होनी है इसी मामले से जुड़ी हुई तो अफसरों की भूमिका की जांच की मांग की गई है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बने एसआईटी फायरिंग में शामिल पुलिस वालों पर एक्शन हो ये मांगे और चंदौसी जिला कोर्ट में जो आज होनी है सुनवाई उसमें सर्वे रिपोर्ट आज पेश होगी। जामा मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट आज पेश होनी है। 19-24 नवंबर को हुआ था सर्वे। तो ये तमाम बातें हैं जो आज सुनवाई होनी है अलग अलग अदालतों में यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर चंदौसी सिविल कोर्ट में भी यह मामला है, जिला कोर्ट में भी यह मामला है जहां पर यह सुनवाई होनी है जिसमें अलग अलग याचिकाएं हैं, अलग अलग मैटर्स हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान तो जुड़ ही रहे हैं लेकिन हमारे तमाम सहयोगी जो आज के इस बड़े डेवलपमेंट पर नजर बनाए हुए हैं उनका भी हम रुख करेंगे। पीयूष पांडे सुप्रीम कोर्ट से हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन चौबे थोड़ी देर में लखनऊ से हमारे साथ होंगे। पुनीत शर्मा चंदौसी कोर्ट से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र शर्मा भी संभल में मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शरद त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन हमारे साथ मौजूद हैं। एआईएमआईएम के प्रवक्ता दानिश कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, लेकिन सबसे पहले मैं संभल का ही रुख करूंगा क्योंकि संभल में जो कुछ हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। 5 घरों में मातम पसरा है, कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जिम्मेदार कौन था इस हिंसा का यह पता लगाने की कोशिश की जा रही। अफसरों पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस बीच क्या संभल में आज सब खैरियत से है और यह खैरियत बनी रहे इसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं क्योंकि आज जुम्मे की नमाज भी है। जी बिल्कुल, देखिए जुम्मे की नमाज को लेकर सख्ती बरती जा रही है यानी कि जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो इस वक्त संभल में किए गए हैं। जो शाही जामा मस्जिद है उसके आसपास ना सिर्फ नए सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं बल्कि जिस जगह पर हिंसा हुई वहां पर पिछली बार के मुकाबले इस बार ज़्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई है। तकरीबन 15 के करीब जो पीएसी की बटालियन है वो तैनात की गई है। 2 RAF की टीम बटालियन मौजूद है। इसके अलावा महिला सुरक्षा बल अलग से तैनात किया गया है। शाही जामा मस्जिद के आसपास ड्रोन से और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। लगातार जिले के जितने भी आलाधिकारी हैं वो पूरे संभल इलाके के अंदर जितने भी सेंसिटिव जगहें वहां पर गश्त कर रहे हैं। इसके अलावा 15 जिलों की जो फोर्सेज है वो भी डिप्लॉय की गई है इस वक्त संभल के अंदर। तो कहा जा सकता है कि संभल को एक तरीके से आज छावनी के अंदर तब्दील कर दिया गया है। समीर, पुनीत शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं चंदौसी कोर्ट से। पुनीत, आपसे हम समझना चाहेंगे चंदौसी में चूंकि आज रिपोर्ट पेश होनी है और सारा मामला इसी सर्वे रिपोर्ट को लेकर खड़ा हुआ है तो आज वहां पर क्या तैयारी है और इस रिपोर्ट को लेकर जो न्यायिक प्रक्रिया आज रहने वाली है रिपोर्ट पेश होने के बाद उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए लगभग 11 बजे के आसपास जो सर्वे की रिपोर्ट है उसको टेबल किया जाना है। जब 19 नवंबर को सुनवाई हुई थी और सर्वे करने का आदेश दिया गया था तो ये भी कहा गया था कि 29 तारीख को यहाँ पर रिपोर्ट जो होगी सर्वे की उसको टेबल किया जाना है। 24 तारीख को भी सर्वे किया गया था जिस दौरान ये हिंसा हुई थी। तो आज जबकि दोनों पक्षों के वकीलों को यहाँ लगभग 11 बजे पहुँचना है, उनको रिपोर्ट टेबल की जानी है। इस दौरान किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, लॉ एंड ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम ना हो, इस चीज को लेकर के यहाँ पर भी 2 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस और इसके अलावा बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि इस कोर्ट के अंदर जितने भी वकील जा रहे हैं उन सभी का आईडी कार्ड चेक करने दिया जा रहा है, उनकी बाकायदा फ्रिस्किंग करके तब अंदर जाने दिया जा रहा है। मेटल डिटेक्टर यहां पर आप देखेंगे कि लगाया गया है और मेटल डिटेक्टर से गुजरने के बाद ही जो कोर्ट के कर्मचारी हैं उनको भी अंदर जाने दिया जा रहा है। ड्रोन के जरिए आसपास पूरे इलाकों में नजर रखी जा रही है। छतों के ऊपर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। कोई भी पत्थर छतों पर न
ना हो, इस चीज को लेकर के खास एहतियात बरती जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट आने जाने के जो 2 रास्ते हैं उन सभी पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। आम जनता के लिए रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और मीडिया कर्मियों को भी इस गेट के अंदर यानी कोर्ट के अंदर दाखिल होने की अनुमति नहीं है। सिर्फ पुलिस प्रशासन के लोग ही अंदर मौजूद है। तो सुरक्षा को लेकर के चंदौसी कोर्ट को एक तरीके से अभेद्य किले के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। इंतजार 11 बजे के आसपास का हो रहा है, जब दोनों पक्षों के जो वकील है वो यहां पर आएंगे और जो भी सर्वे की रिपोर्ट है उसको टेबल किया जाएगा। बिल्कुल पुनीत शर्मा, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। हमारे संवाददाता पुनीत इस वक्त चंदौसी कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं। आज सर्वे रिपोर्ट वहां पर पेश की जानी है और जो पुनीत बता रहे हैं वो हम आपको जरा तफसील से बता दें। संभल में किस तरह की विशेष तैयारियां की गई हैं, क्योंकि पिछली बार की जो नाकामियां रही थी, प्रशासन की जो लापरवाहियां रही थी, उसका खामियाजा यहां के लोगों ने भुगता है। लेकिन अब ऐसा दोबारा न हो, इसलिए तमाम तरह की सतर्कता बरती जा रही है। सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। 15 कंपनियां पीएसी की तैनात की गई हैं, 2 कंपनियां रैपिड एक्शन फोर्स की तैनात की गई हैं। 10 जिलों की पुलिस को एक्टिव मोड में रखा गया है। तकनीकी निगरानी भी की जा रही है। और देखिए, ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है, सीसीटीवी से भी इसकी निगरानी की जा रही है और बॉडी कैमरों के साथ यहां पुलिस की तैनाती की गई है ताकि जो कुछ भी हो उसे रिकॉर्ड किया जा सके, उसे एक तरीके से वीडियो दस्तावेज के रूप में दर्ज किया जा सके। जी हां, विशेष प्रतिबंध किए गए हैं। बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसका मतलब है कि 4 से ज्यादा लोग एक जगह एक साथ जमा नहीं हो सकते। इस पर रोक लगा दी गई है। इंटरनेट सेवाएं भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं, क्योंकि मामला सेंसिटिव है। जामा मस्जिद और मस्जिद के बाहर नमाज की अनुमति नहीं दी गई है। जामा मस्जिद को लेकर जो अहम खबरें हैं, मस्जिद में सिर्फ स्थानीय लोग जा सकेंगे, बाहर के लोग नहीं जाएंगे। मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। छतों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। और उपद्रवियों पर एक्शन। जी हां, 50 से अधिक संदिग्ध हिरासत में हैं और हिंसा को लेकर 7 मुकदमे दर्ज हैं। 100 दंगाइयों की तस्वीरें जारी की गई हैं। तो इस तरीके से अभी तक की जो भी हम देख रहे हैं तैयारी पुलिस की, वो हमने आपके सामने रखी है। व्यापक विशेष तैयारी। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त शरद त्रिवेदी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। जब हम तैयारियों का जिक्र कर रहे हैं त्रिवेदी साहब, तो मन में यह सवाल भी आ रहा है कि सर्वे का जब दूसरा दिन था, सर्वे के लिए टीम अंदर गई थी, काश इस तरह के पुख्ता इंतजामात उस वक्त भी हो जाते तो शायद हिंसा नहीं होती, 5 लोगों की जान नहीं जाती। समीर जी, देखिए, हर जिले में और हर शहर में तकरीबन 50 से 100 सर्वे कोर्ट के मैंडेटेड रोज होते हैं। जिस तरह का इंतजाम की आप बात कर रहे हैं, इसके हिसाब से और भी ज्यादा सुरक्षित किया जा सकता था। धारा 144 लगा लेते, सारे मकानों को सील कर देते, सब लोगों का नार्को टेस्ट करते, ड्रोन्स ऊपर होते, हेलीकॉप्टर गनशिप्स ऊपर होते और स्नाइपर्स लगाए जाते और किसी को वहां हवा भी पास करने जा सकता था। लेकिन क्या ये संभव है? इशू यहाँ पे ये है कि क्या प्रशासन ने सही इंतजाम किया था, नहीं किया था। पहले दिन सर्वे हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल खूबी से जैसे कोर्ट ने कहा था, कोर्ट के आदेश के अनुसार वो सर्वे किया गया था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। जब दोबारा सर्वे किया गया तो शाम को 6:30 बजे कंसर्न्ड अथॉरिटीज को इंफॉर्मेशन दे दी गई थी, मस्जिद कमेटी को दी गई थी, स्थानीय सांसद, वहां के विधायक को सूचना दे दी गई थी और सुबह 7 बजे सर्वे किया गया था ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए, किसी को कोई परेशानी ना हो और शांति से सर्वे हो जाए। 11 बजे के बाद ये जो इन्होंने जो वहां के अराजक तत्व हैं उन्होंने ये कार्रवाई करी और कोई भी जो हताहत हुआ है वो पुलिस की किसी कार्रवाई से नहीं हुआ है। ये लोकल पिस्टल्स और कट्टे इस्तेमाल किए गए जिनसे ये छर्रे से इन लोगों को ये दुर्घटना हुई है। कोई भी पुलिस की कार्रवाई से कोई भी वहां हताहत नहीं हुआ है। लेकिन इस तरह की कार्रवाई जो है वो जिस तरह की मैंने आपको पहले बताई, वो कार्रवाई जो है वो नामुमकिन है, आप हर जगह नहीं कर सकते। एक सामान्य सी प्रक्रिया है। त्रिवेदी जी, आपने तो पुलिस को एकदम क्लीन चिट ही दे दी, मतलब किसी की कोई लापरवाही नहीं, सबने अपना काम पूरी तरह से जिम्मेदारी से किया, तो फिर न्यायिक जांच आयोग गठित करने की तो जरूरत ही नहीं थी। मतलब आप तो क्लीन चिट ही दे रहे हैं सीधे सीधे। ये देखने के लिए कि क्या हुआ, ये घटना किसने अंजाम दिया, कैसे घटी, उसके लिए ये इंक्वायरी गठित करी गई है। इंक्वायरी जो भी जिसकी भी गलती होगी वो चीजें सामने आ जाएंगे। हम ये कोई भी अभी आज की तारीख में फैसला नहीं कर सकते कि गलती किसकी थी, क्या नहीं थी। ठीक है, इस पर आपने जो एक दावा किया एक तरीके से या जो बात कही है उस पर
रिएक्शन भी लेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और देखिए, संभल हिंसा पर न्यायिक जांच आयोग गठित की गई है और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में आयोग गठित की गई है। 2 महीने में अपनी रिपोर्ट यह आयोग सौंपेगा और पत्थरबाजी की घटना की भी जांच होगी। राज्यपाल आनंदीबेन ने यह आदेश जारी किया है। तो देखिए, संभल हिंसा पर न्यायिक जांच आयोग बनाया गया है। यूपी सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। संभल में जो कुछ भी हुआ उसकी जांच न्यायिक आयोग करेगा। अब इसके लिए हुआ क्या है, इसकी भी डिटेल आपको बता देते हैं, क्योंकि त्रिवेदी जी से अभी उसी का जिक्र हो रहा था। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। संभल में पथराव की घटना की जांच यह कमेटी करेगी और इसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज DK अरोड़ा को अध्यक्ष बनाया गया, यानी कमेटी के अध्यक्ष वो होंगे। रिटायर्ड IPS AK जैन और अमित मोहन को इसका सदस्य बनाया गया है। 3 सदस्यीय जांच आयोग है और यह जांच करेगा संभल हिंसा के मामले की। और विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लखनऊ का हम रुख करते हैं। विपिन, न्यायिक जांच आयोग 3 सदस्यीय बना दिया गया है, यह कब से जांच शुरू करेगा, कब तक रिपोर्ट आने की संभावना है? क्योंकि अलग अलग अदालतों में भी यह मामला पहुंचता हुआ हमें दिख रहा है। न्यायिक आयोग क्या करेगा, जल्दी से अगर आप बता सके। जी बिल्कुल समीर, जिला अदालत से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को दाखिल किया गया है। और कल देर रात सरकार ने इस पूरे मामले में जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनके माफ करें, उनके द्वारा इस पूरे मामले में एक कमेटी गठित की गई है जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज करेंगे। और इसमें 2 एक IPS अधिकारी और एक IAS अधिकारी यानी अमित मोहन प्रसाद और रिटायर्ड DGP AK जैन भी इसमें शामिल होंगे। ये कमेटी 2 महीनों में इस पूरे मामले में जांच करेगी और तमाम तथ्यों को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन इस बीच जो कल एक याचिका दाखिल की गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, उसमें इस पूरे मामले की जांच CBI से कराने के लिए कमिश्नर, SP, DM इन सभी की भूमिका की जांच और इसके अलावा कैसे कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया उसको लेकर जांच की बात कही गई है। तो 3 स्तरीय जांच चल रही है। पुलिस जांच कर रही है, न्यायिक जांच आयोग का गठन हो चुका है। इसके अलावा हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को लिस्टेड किया गया है। जी बिल्कुल, हम लौटेंगे विपिन आपके पास। हमारे साथ देखिए हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से, दीपक रंजन। दीपक जी, सवाल यहां पर यही है जो आपने सुना भी कि पुलिस पर हमला करना, पत्थरबाजी करना, असलहों का इस्तेमाल करना, ये सब करने वाले कैसे आरोप लगा सकते हैं पुलिस पर कि पुलिस ने उकसाया भीड़ को और यह हिंसा हुई? बहुत साफ साफ वीडियोस, बहुत क्लियर पिक्चर्स वो हमारे पास भी आए। हमने भी जनता को, देश को, आपको दिखाया कि उसमें क्या हो रहा था। तो पुलिस की तरफ उंगली उठाने के पहले क्या हमें देखना नहीं चाहिए कि ये हालात किसने और क्यों बनाए? देखिए रवि जी, सनी जी, जो संभल में जो हिंसा है उसकी पूरी तरीके से जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां का पुलिस प्रशासन है। जब वहां का सीओ कह रहा है कि हम मरने के लिए पुलिस में भर्ती नहीं हुए, तो मरने के लिए नहीं भर्ती हो तो क्या किसी को मारने के लिए भर्ती हो? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक हुई? अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक? जितने लोगों की मौतें हुई, ये जब कुंदरकी जीतते हैं ये रवि जी, तो ये कहते हैं कि मुस्लिम भाइयों ने क्या हमें वोट दिया, मुस्लिम महिलाओं ने भी हमें वोट दिया। उसके अगले दिन क्या करते हैं, 5 मुस्लिम भाइयों की और बहनों की मौतें होती है वहां पे। भाई वहां पे ड्रोन कैमरे से जवाब एक पक्षी को सुनने के बाद आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि शाम को अगर कोई आदेश आता है, किसी की रिहाई का भी आदेश आता है रवि जी, तो उसको अगले दिन सुबह जो उसका रिहा किया जाता है। लेकिन इतनी जल्दबाजी, अच्छा भारतीय जनता पार्टी के लोग सर्वे टीम के साथ क्या कर रहे थे? अगर आप दंगाइयों के जारी कर रहे हो, रोज होर्डिंग लगा के अगर आप उनकी फोटो सार्वजनिक कर रहे हो, तो फिर आप जो भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर जाकर के नारा लगाते थे, नारेबाजी कर रहे थे टीम के साथ मैं समझता हूँ आर्कियोलॉजिक टीम होनी चाहिए, इतिहासकार होने चाहिए। दीपक रंजन जी, लेकिन आरोपी तो आपकी पार्टी के नेता बनाए गए हैं ना, लोगों को भड़काने के लिए, उकसाने के लिए हिंसा पर। आपके सांसद पर आरोप लगे हैं, आपके विधायक के बेटे पर आरोप लगे हैं कि लोगों को उकसाया जा रहा था। तो क्या वाकई भीड़ को उकसाकर नौजवानों के हाथ में पत्थर थमाए गए? ये काम किसने किया? आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही है। ऑडियो को हम दुरुस्त करा लेते हैं। दानिश कुरैशी साहब, अगर आप इसका जवाब दे सकें, नौजवानों के हाथों में पत्थर किसने थमाए? क्योंकि वो वीडियोस तो सबने देखे और सारे जो पत्थरबाज हैं वो तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, हाथों में पत्थर लेकर पुलिस पर बरसाते हुए।
देखिए, मैं तो दो बात कहूंगा कि सबसे पहले देश का संविधान ये कहता है कि हर एक नागरिक की जान माल की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो 5 लोगों की वहां निर्मम हत्या हो गई, इसकी जिम्मेदारी गैर जिम्मेदार सरकार जो उत्तर प्रदेश की है, ये सीधा सीधा उसके मत्थे है। दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूं कि ये डिफाइन करना कि जो मरने वाला था वो दंगाई था या पीड़ित था, या वाकई वो दंगा करने के लिए निकला था या नहीं निकला था, ये एक सवाल है। वो तफ्तीश के बाद पता चलेगा। अभी से जो भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है कि वो मुनासिब नहीं है। नैरेटिव दोनों तरफ से तो बन रहा है, नैरेटिव एक तरफ से नहीं बन रहा है दानिश जी। अच्छा, नैरेटिव एक तरफ से नहीं बन रहा है, क्योंकि एविडेंसेस दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं, इसलिए हम ये सवाल कर रहे हैं आपसे। अच्छा सुनिए, दूसरा मैं आपको एक बात कहूं कि जब अगर एसडीएम साहब का जो ऑर्डर था कि भाई सीधे गोली नहीं मारनी है या किसी की भी जान जाए ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करनी है, बल का प्रयोग ऐसा करना है ताकि किसी की जान हानि ना हो, उसके बावजूद भी जिस तरीके के वेपन्स और हथियार इस्तेमाल किए गए पुलिस की तरफ से, तो मैं ये कह रहा हूं कि चलिए जिस दंगाई ने किया उसका हिसाब तो अदालत कर देगी, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आती। दूसरे नंबर की खास बात, अभी आपने एक रिपोर्ट बताई जिसमें शायद मुझे लग रहा है कि जो आयोग बनाने की बात है, गठन करने की बात है, उसमें से एक पूर्व अधिकारी जो है जैन साहब, अमूमन शायद अगर वो वही जैन साहब हैं जो मैं समझ रहा हूं जो टीवी चैनल्स पे मेरे साथ भी डिबेट कर चुके हैं और बाकी पैनलिस्ट के साथ भी डिबेट कर चुके होंगे, तो मैं साफ तौर पे बता दूं कि अगर वो वही हैं तो मुझे ये लगता है कि उनका रवैया तो पहले से क्लियर है, बहुत ज्यादा क्लीन चिट में उनके कुछ निकल के दानिश कुरैशी साहब, एक लफ्ज नहीं पत्थरबाजों के खिलाफ, एक लफ्ज नहीं उन दंगाइयों के खिलाफ जिनके हाथ में तमंचा नजर आ रहा है, एक लफ्ज नहीं। आगे तो सुनिए। नहीं, आगे क्या सुनिए, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पत्थरबाजों को लेकर सवाल था, वो दंगाई जिनके हाथों में तमंचा नजर आ रहा है, वो दंगाई जो कि गाड़ियों को जलाते हुए नजर आ रहे हैं, उनको सीधे क्लीन चिट दे रहे हैं आप। बोलिए दानिश साहब। नहीं, आप कह रहे हैं मत बोलिए तो फिर अब मैं क्या बताऊं? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं भाई। अच्छा, अब आगे सुनिए। देखिए, अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। दरअसल हमारे यहाँ एक चीज बहुत साफ चल रही है कि रोज सुबह होती है और एक नई दरगाह पे, एक मस्जिद पे, एक नई मस्जिद पे, मतलब सवाल का जवाब नहीं देंगे किया जाता है। सुनिए सुनिए सुनिए, एक नया क्लेम कर दिया, चलिए मैंने मान लिया नहीं है इस सवाल का जवाब आपके लोकल पास। अदालत में जाकर ये क्लेम किया जाता है कि भाई पहले यहाँ ये था और अब वो है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि वर्तमान जो कानून है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो कानून है, वो कानून ये कहता है कि इसका नेचर और कैरेक्टर जिंदगी के किसी भी आलम में नहीं बदला जा सकेगा जब तक ये कानून नाफिज है। अब मैं आपको सीधा दूसरा एक प्रश्न ये पूछूं कि आज संभल के अंदर में नहीं दानिश साहब, इसी पर रहते हैं ना, इसी पे रहते हैं। मैं संभल हिंसा का एक सबसे नया वीडियो भी दिखाने वाला हूं, लेकिन आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र किया ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 3 पढ़ा है आपने? मैं उस पर बात करूंगा आपसे। अब इस बीच एक नया वीडियो दिखा देते हैं। 24 नवंबर की हिंसा का यह वीडियो, बाइक में आग लगाते दिख रहे हैं उपद्रवी। वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, एक और वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बाइक को आग के हवाले किया जा रहा है। और ये हमने देखा, तमाम गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, जमकर पत्थर बरसाए गए, कुछ दंगाइयों के हाथ में तो तमंचे भी नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है कि पुलिस की गोली से कोई भी नहीं मारा गया। अब इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसा हुआ या नहीं हुआ ये पता लगाया जाना चाहिए। लेकिन दंगाइयों के हाथ में भी तमंचे साफ तौर पर नजर आए हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। दानिश साहब बोलिए, जल्दी से रखिए, मुझे हर्षवर्धन जी के पास पुलिस ने तो कोई गोली नहीं चलाई क्योंकि एसडीएम साहब का आदेश था। सबने देखा कि पुलिस ने कहीं कोई गोली नहीं चलाई। हम तो मान लेंगे इस बात को। नहीं, पुलिस वाले गोली चलाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई, कुछ वीडियोस में गोली चलाते नजर आ रहे हैं। नहीं चलाई है गोली, आप कह दीजिए कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई है। मैं तो कह रहा हूं पुलिस वाले भी गोली चलाते नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने हवाई फायर किया या क्या किया ये जांच का विषय है। अच्छा आज आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने आपको आदेश नहीं दिया था गोली चलाने का, उसके बावजूद भी आपने चलाई। आपकी सुप्रीम अथॉरिटी ने, आपसे सुपीरियर जो अथॉरिटी थी, तो आपको लगता है कि गोली चलाने का आपको लगता है कि आप, ठीक है दानिश जी, आपकी बात हम समझ गए। तो आपको लगता है कि ये जो लोग हजारों की संख्या में जमा थे, पत्थर लिए हुए, आगजनी करते हुए, हिंसा करते हुए, इनको किसी ने कुछ नहीं भड़काया, वो सही है? आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ना कि पुलिस की गलतियां हैं, उसको देखना जरूरी है, दूसरे पक्ष की गलतियां क्या हैं वो देखे ना देखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई उनके पास सुपीरियर राइट है, उनकी सुपीरियर अथॉरिटी जो है उसने जो आदेश आपने दिया था, उसके अभी ऊपर एक भी लफ्ज जाके नहीं उनको बोला अपनी जान पत्थरबाजों के बचाने का हक है। खिलाफ। कोई दिक्कत नहीं। समीर आपसे 10 बार सवाल पूछ चुके हैं, आप एक बार नहीं बोल मैं पाए आपसे कि पूछ वो रहा हूं, लोग उसका कौन थे, जवाब दे उनके रहे ऊपर क्या हैं। कार्रवाई बीजेपी होनी से चाहिए। पूछिए ना इसका जवाब, आप बीजेपी से इसका जवाब हर्षवर्धन जी, पूछिए ना। हर्षवर्धन जी, देखिए सवाल बहुत सारे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सवाल बहुत सारे हैं और ऐसा क्यों लग रहा है कि इस एक न्यायिक मामले को पहले लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में लाया गया और फिर अब उस पर राजनीति हो रही है, अब इसके पॉलिटिकल इशू बन गए हैं। अब चूंकि हम सिर्फ बयानबाजी देख रहे हैं, सपा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम देख रहे हैं, 5 बीजेपी के लोगों की नेता बोल हत्या रहे हो गई और हैं। आप सवाल ये राजनीति हो रही है कह रहे हैं। बिल्कुल राजनीतिक बयान हो रहे हैं ना, मैं यही तो कह रहा हूं, बयानबाजी हो रही है। हर्षवर्धन जी। रवि जी, देखिए सबसे पहले तो इससे कतई कोई बचाव नहीं होना चाहिए कि कोई भी घटना अगर कहीं हुई तो कौन जिम्मेदार है, पुलिस प्रशासन और वहां की सरकार। तो सवाल सीधे सीधे वहां के पुलिस प्रशासन से और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से ही पूछा जाना चाहिए, चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा हो, ये इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए। और अगर पुलिस गोली चलाते हुए दिखी है तो वो भी जांच का विषय है कि वो गोली सिर्फ अपनी आत्मरक्षा तक थी या उससे आगे चली गई। बिल्कुल सीओ को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए कि क्या हम मरने के लिए फोर्स में भर्ती हुए हैं। कहा जाता है संयम रखना है, आपको सरकारी तौर पर अधिकार है, आपके पास पिस्तौल है, लेकिन इसका दूसरा पहलू है और उस पहलू पर कम चर्चा हो रही। क्या भारत में न्यायालय के जज को छोटे छोटे जज आग लगा देते हैं, ये नेता कह दे और उस नेता के ऊपर कोई मामला नहीं चलना चाहिए? रामगोपाल यादव का बयान मैंने ये सुना। क्या न्यायालय के आदेश, वो भी सामान्य सर्वे का आदेश, उस आदेश के खिलाफ हजारों लोग पत्थर लेकर जमा हो जाते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं। और पत्थरबाजी भी कोई ऐसी वैसी नहीं होती है। मैं खबरें पढ़ रहा था तो अभी पत्थर हटाने के लिए करीब करीब 2 दर्जन से अधिक ट्रॉली लगानी पड़ी, ट्रैक्टर ट्रॉली, 2 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली लगानी पड़ी उसको हटाने के लिए। अब इतने पत्थर तो किसी के भी घर में नहीं हो सकते। निश्चित तौर पर जो वहां का LIU है, जो लोकल इंटेलिजेंस है, उसकी विफलता है कि वो पत्थर इतने कहां से आ गए जी। लेकिन अगर वो पत्थरबाज इस तरह से हैं कि न्यायालय के आदेश के सामने पत्थर लेकर पुलिस से खड़े हैं, पुलिस से मुकाबला करने के लिए खड़े हैं, और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो यहां तक आ रही है कि वो इस तैयारी में थे कि पुलिस को भी भागना पड़ जाए। लेकिन एक बहुत जो उसी संभल में उसी मस्जिद के आसपास से आगे बढ़ते हुए इसमें एक बहुत मूलभूत सवाल उठता नजर आ रहा है, उधर की तरफ भीड़ बढ़ती हुई दिखती है। तो ये खतरनाक है और मुझे लगता है इसकी ठीक से जांच होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन के ऊपर पहला सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है, लेकिन ये हजारों लोग सड़क पर निकल आते हैं। अब वो 5 बच्चों के परिवार को तो वापस नहीं किया जा सकता है, फिर भी नेता बेशर्मी भरा बयान दे रहे हैं, उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज्यादा चिंता की बात है और यही चिंता सबकी है कि आखिर ये स्थितियां कैसे बना दी जाती हैं कि मामला यहां तक पहुंच जाता है। और अब जांच की बात कही जा रही है, लेकिन प्रशासनिक तैयारियों को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है, वो मैं लौटूंगा आपके पास। और देखिए, इस बीच एक और अपडेट है कि संभल हिंसा के मृतक अयान का एक वीडियो सामने आया है और मौत से पहले जिला अस्पताल में अयान का वीडियो आया है। मौत से पहले अयान ने बताई है मौत की वजह। अयान ने कहा गिरने की वजह से उसे चोट लगी है। अयान के भाई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। क्या नाम है तेरा? अयान। कैसे लग गई? गिर गया था, लग गई। हैं? गिर गया था भाई। अच्छा। हालांकि इस पूरे मामले पर जब अधिकारियों से पूछा गया तो अधिकारियों ने यही कहा कि इस एंगल से भी हम इस केस की जांच करेंगे। पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पुनीत के पास मैं जाना चाहूंगा। पुनीत, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, ये जो अयान वाला वीडियो सामने आया है, प्रशासन की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आया है, अब इस पूरे मामले में अभी तक की जानकारी क्या है? मौत की वजह क्या मानी जा रही है? पुलिस जांच किस डायरेक्शन से कर रही है और परिवार के लोगों का क्या आरोप है? थी उनकी माता का यही कहना था कि वो 7 बजे जो है अपने घर से निकला था काम पर जाने के लिए। एक वेटर का काम करता था।
बिल्कुल, देखिए अयान के परिवार से मैंने खुद बातचीत की थी। उनकी मां का कहना था कि अयान घर से सुबह अपने काम पर निकला था, वो होटल में वेटर का काम करता था, लेकिन वो कैसे झगड़े वाली जगह पहुंचा उनको नहीं पता। उनको जब पता लगा तो वो वहां पर पहुंचे और अयान उस वक्त जिंदा था जब उसकी मां उनसे मिली थी और उसने बताया कि उसको गोली लग गई, जिसके बाद अस्पताल ले गए और उसकी मौत हो गई। लेकिन एक बड़ी खबर यहां पर यह भी है कि आज चंदौसी कोर्ट में सुनवाई को लेकर के वकीलों ने अपना काम बंद कर दिया, यानी कि और जो दूसरे काम हैं वो यहां पर वकील नहीं करेंगे। एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ सुनवाई का काम होगा। जो दूसरी काम होने थे वह इस कोर्ट के अंदर वकीलों को जो सुनवाई करनी थी या जो तमाम केसेस देखे जाने थे, उन केसेस को आज फिलहाल यहां पर नहीं देखा जाएगा। यानी कि चंदौसी कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ सुनवाई का ही काम होगा। इसके अलावा जो दूसरे केसेस वकील जो दूसरे देख रहे थे वो सारा काम इस वक्त चंदौसी कोर्ट में रोक दिया गया। आज कोई भी काम चंदौसी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए जल्दी से चंदौसी कोर्ट से अपने दर्शकों को सीधे सुप्रीम कोर्ट लिए चलते हैं। पीयूष पांडे वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, बार बार जिक्र हो रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है, सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है, सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का तो इल्म होगा ही कि 20 मई 2022 को जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो कहीं ना कहीं एक जरिया बन रहा है लोअर कोर्ट्स में इस तरह की याचिकाएं जिस तरह से डाली जा रही हैं। तो क्या इस याचिका या जो दूसरी याचिका डाली गई है जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी जिक्र किया गया है, उनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट डिफाइन कर दे कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, और जो मई 2022 वाला ऑर्डर था उसके सही मायने में मतलब क्या थे, मायने क्या थे? ये मुमकिन है क्या? देखिए समीर, ये बहुआयामी मुद्दा है। मसला ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के एक अलग से याचिका पहले से लंबित है जिस पर सुनवाई होनी है, और ज्ञानवापी मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशंस थे और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई थी। 19 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया समिति की याचिका पर और अन्य 5 याचिकाएं थी उस पर एक डिटेल्ड जजमेंट दिया। उस जजमेंट में ये साफ किया कि जो धार्मिक चरित्र है उसको परिभाषित करने की जो क्षमता है वो अदालतों के पास है, क्योंकि धार्मिक चरित्र परिभाषित नहीं किया गया एक्ट में। तो उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में ही ये सारे जो सर्वे के आदेश आ रहे हैं, चूंकि अदालतों को सक्षम बना दिया उस आदेश ने। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर अभी तक रोक नहीं लगाई है और उस पर 1 मार्च 2024 को सुनवाई हुई थी, लेकिन उसे टैग कर दिया गया अन्य मामलों के साथ में और अब आगे सुनवाई होनी है। रहा सवाल संभल के मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये साफ है कि जो एएसआई संरक्षित इमारतें हैं वो इसके दायरे से बाहर हैं, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर एएसआई तो ये संभल की जो जामा मस्जिद है ये तो एएसआई प्रोटेक्टेड है। बिल्कुल समीर, मैं वही बता रहा हूं कि जो हिंदू पक्ष की तरफ से लोअर कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी उसमें यही कहा गया था कि ये एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इसके बावजूद दूसरे धर्म का कब्जा है, और ऐसी स्थिति में इस मामले पर यह पहले क्लियर किया जाना चाहिए कि आखिर ये किस धर्म से संबंधित इमारत है, और फिर उसके बाद लोअर कोर्ट ने उसमें सर्वे का आदेश दिया। यहाँ पर जो याचिका समिति की तरफ से, जामा मस्जिद समिति की तरफ से दाखिल की गई है उसमें 1991 कई तरह के पेज हैं, पीयूष आपसे समझना पड़ेगा त्रिवेदी जी, लेकिन एक रिएक्शन आपसे लेना जरूर चाहेंगे क्योंकि ये डिमांड भी हो रही है कि अगर यही सिलसिला जो है वो चालू रखना है देश के अंदर कि कभी अगर मंदिर था और उसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया तो वापस उस स्ट्रक्चर में वापस लाना है, उसके लिए आप लोगों को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो फिर खत्म करना होगा, फिर संसद का रास्ता अख्तियार किया जाएगा क्या, या फिर इसी सिलसिला वो सेक्शन 3 का फायदा उठाकर अलग अलग कोर्ट्स में याचिकाएं डाली जाएंगी? मतलब तय क्या किया गया है, सरकार की क्या मंशा है? त्रिवेदी जी, क्या लगता है आवाज नहीं जा पा रही? हम देखिए, तो कुल मिलाकर अगर इस पूरे विषय को देखा जाए तो इसमें आज अदालतों की तरफ सबका रुख है, सबकी नजर है कि ये जो 3 अदालतों में अलग अलग ऑब्जर्वेशंस होने हैं उस पर कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है।